बोलते थे घर पे भी सब, और टीचर्स भी सब यही बोलते थे कि तुम्हें कंटिन्यूअसली पढ़ना है। जैसे मान सर हमारे एक ही बात बोलते थे कि नंबर कितने भी कम आए तुम्हारे, तुम अपनी पढ़ाई को कंसिस्टेंट रखो। तो उसका सिलेक्शन फिर एक ये बहुत ज्यादा डिफरेंस बड़ा। भगवान का आशीर्वाद, पूरे परिवार का सहयोग और बिटिया की मेहनत, जो हमें सबको आज ये दिन मिला। इसकी इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा थी और फिर ये डॉक्टर बनी। तो मैंने इसे स्टार्टिंग से यही कहा था, तो डॉक्टर बनना और हार्ट के डॉक्टर जरूर बनना। हाँ, जब से नीट का रिजल्ट आया है हमारे घर में तो खुशी का माहौल है। हमारी बिटिया ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं नीम का थाना मीडिया न्यूज चैनल। फिलहाल मैं हूं भदोली की रिया शर्मा है, जिन्होंने अभी जो है नीट क्रैक की है। और नीट क्रैक करने के बाद हम इनसे जो है बातचीत करके जानेंगे किस तरीके से जो है नीट की प्रिपरेशन हुई और कैसे ये जो है मुकाम हासिल किया है। इस विषय में विस्तार से एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हम लेते हैं। परिवार के सदस्य भी हमारे साथ में हैं। तो रिया, मैं सबसे पहले तो आपको कहूंगा कि आपने बहुत अच्छी सफलता हासिल की है, इसके लिए आपको शुभकामनाएं, कांग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, पहले मैं जानना चाहूंगा आपका थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन आप करवाएं और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं। सर मेरा नाम रिया शर्मा है, मैं नीम का थाना भदोली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा मिस्टर मुकेश कुमार शर्मा, जो सीआरपीएफ में फिलहाल हेड कांस्टेबल है, श्रीनगर पोस्टेड है। और मेरी मम्मा अलका शर्मा, और मेरे दादाजी हैं गोपाल जी सेवदा, और मेरे चाचा राकेश कुमार शर्मा। जी, तो रिया, मैं सबसे पहले जानूंगा कि आपकी जब ये कौन सा अटेम्प्ट था? जब सर ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। एक अटेम्प्ट मैंने 12th के साथ दिया था, तो उसमें मेरे 489 मार्क्स थे। तो अभी से 615 मार्क्स है मेरे अभी। तो अब जिस तरीके से आपकी ये प्रिपरेशन रही, तो सबसे पहले आप कहाँ सेल्फ स्टडी की है? किसी कोचिंग का आपको सहारा लेना पड़ा है? नहीं, मैंने सेल्फ स्टडी नहीं की, मैं कोचिंग करी है। मैंने ज्वाइन सीकर में मैट्रिक्स इंस्टीट्यूट, मैट्रिक्स नीट डिवीजन से। क्या बात है, मैट्रिक्स का नाम तो चर्चा में है, सुना सुनाया सा है, जगह जगह हम देखते हैं, गाँव में भी बोर्ड लगे हुए हैं। आखिर मैट्रिक्स कैसे पहुंची आप? कैसे पता चला कि हमें मैट्रिक्स में ही जाना है? उसका मैट्रिक्स का चुनाव कैसे हुआ? सर मेरे मामा जी के थ्रू हुआ था। वो मान सर के फ्रेंड है, तो मामा जी ने सजेस्ट किया कि मान सर है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, तो वो बेस्ट है। अच्छा, तो फिर घर भदोली है, नीम का थाना के आसपास, और आप सीकर रह रही हैं। तो जब घर से दूर पहली बार आप तैयारी के लिए गई, तो क्या चुनौतियां रही, उनका आपको सामना करना पड़ा? सर पहले तो मैं हॉस्टल में रही थी 3 महीने के लिए, तब मेरा मन नहीं लग रहा था। तो फिर घर पे तब मेरे दादाजी भी थे, तो उन्होंने और फिर पापा चाचा सबने फिर मम्मी को भेज दिया था मेरे पास में। तो फिर मम्मी आने के बाद में सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई थी। अच्छा, मतलब पहले थोड़ा सा मतलब आपको वहाँ अटपटा लगा जाने के बाद कि कैसे क्या है, मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, कुछ और विषय? हाँ, स्टार्टिंग में लगता है, क्योंकि मैं 11th में गई थी, तो वहाँ बच्चे प्री फाउंडेशन वाले होते हैं, तो एक बार आपको थोड़ा इंफीरियर फील होता है। लेकिन फिर जैसे जैसे टेस्ट होते हैं और जब आप अपनी सेल्फ स्टडी को कंसिस्टेंट कर रहे होते हो, तो फिर अपने आप थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगता है। तो आपने ये कब डिसाइड किया कि हमें अब डॉक्टर बनना है? ये कब विचार आया आपके दिमाग में? ये ऐसे 8th-9th में हो गया था कि डॉक्टर बनना है मुझे। क्या किसी की सलाह के बाद में ये डिसीजन आपने लिया, या फिर स्वयं अपने आप ही मंथन करके आपने जाना कि हमारा इंटरेस्ट ये है तो हम यही फील्ड चुनेंगे? नहीं सर, किसी के बोलने से नहीं, मैंने खुद से ही चूज किया है ये नीट का। नहीं, कई बार होता है कि परिवार में ऐसी स्थिति परिस्थिति बनती है कि परिवार का कोई सदस्य पहले मेडिकल लाइन में हो, वो गाइड करता है कि नहीं आप भी अच्छा फील्ड करें, इसी फील्ड को चूज करें, इसी में जाएं। या फिर कई बार ऐसे आपकी बायो ठीक है तो आप सोचेंगे कि नहीं इसी फील्ड को आगे बढ़ाते हैं, ऐसा कुछ? हाँ सर, वैसे मेरे मामा जी और मौसा जी दोनों ही डॉक्टर हैं, तो उनको देख करके मुझे ऐसा थोड़ा लगता था, मौसा जी को देख करके कि मुझे डॉक्टर बनना है। बाकी ऐसे कोई प्रेशराइज बिल्कुल नहीं था। जैसे पापा चाचा तो सिविल सर्विसेज का चाहते थे, तो फिर मैंने जब बोला कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो फिर इन्होंने बिल्कुल प्रेशराइज नहीं किया मुझे। तो उन्होंने बोला कि जो तेरा मन है वही करेंगे हम, तो फिर मैंने इसमें किया। हाँ, मेरे मौसा जी भी जैसे पहले वो थे तो वो बहुत गाइड करते थे, और मामा जी ने भी मुझे कंटिन्यू बहुत गाइड किया है, वो दोनों ही डॉक्टर हैं। तो रिया, मैं आपसे जानूंगा कि आपने जैसे मैट्रिक्स सीकर से आपने ये तैयारी की, तो मैट्रिक्स की कोचिंग में और अन्य भी आपकी फ्रेंड्स रही होंगी जो अन्य किसी कोचिंग की रही हो, या फिर आपको सुनने को मिला हो, तो उस कोचिंग में क्या आपको सर्वश्रेष्ठ लगा?
सर सबसे पहले तो यहाँ पे मतलब टीचर्स बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे। मतलब आपको कभी भी 24/7 सर ने नंबर दे रखे थे हमें। कभी भी तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम लग रही है तो तुरंत आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। आपको कोई भी क्वेरीज है, डाउट्स है तो आप तुरंत मिल सकते हो उनसे। 1-to-1 डाउट काउंटर होता है, कंटिन्यूसली टेस्ट होते हैं, डायरेक्ट मतलब बैक टू बैक काउंसलिंग भी चल रही होती है। तो सब अच्छे से होता है, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। जैसे मुझे बहुत बार ऐसे डिमोटिवेशन भी होता था, बहुत ज़्यादा डाउट्स भी होते थे, तो मान सर ने, पीजी सर ने, इन्होंने बहुत हेल्प करी। डीजी सर ने भी मेरी बहुत हेल्प करी। तो पढ़ाई के दौरान स्कूल में जो कोचिंग थी आपकी, वहाँ कैसा लगता था आपको? कोई लगता था कि बहुत इजी वे में आप सब कुछ अच्छा कवर कर रही हैं, या फिर कभी कभी लगता था पढ़ाई का, स्टडी का ज़्यादा बर्डन लग रहा है, प्रेशर आ रहा है, ऐसा कुछ फील हुआ कभी? नहीं सर, ऐसे कभी कभी थोड़ा हो जाता है, लेकिन जब आप कंसिस्टेंट रहते हो डेली का डेली, जैसे मतलब कुल मिलाकर के टीचर्स पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते हो, जैसा टीचर्स बोल रहे होते हैं, तो फिर आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। कभी डिमोटिवेशन होता है तो मम्मी है, पापा, चाचा, तो इन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, मामा जी ने भी, और टीचर्स से भी मैं मिल लेती थी, तो वो भी मतलब एकदम ऐसे कर देते थे, मान सर तो कि अब तुम्हारा सिलेक्शन हो ही जाएगा। जी रिया, मैं आपसे पूछूं कि भाई जिस तरीके से नीट एग्जाम है, ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स बैठते हैं, बहुत अच्छी प्रिपरेशन दिन रात करने वाले बैठते हैं, वो कहीं ना कहीं कई बार पीछे छूट जाते हैं, और आप जैसे जिस तरीके से रेगुलर जारी रख रहे हैं पढ़ाई को, वो आगे निकल जाते हैं, तो उनके बीच में क्या अंतर आप देखती हैं? सर एक तो होता है कि मतलब किसी टेस्ट के अंदर मार्क्स अच्छे आ गए, अच्छी रैंक आ गई, तो फिर ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं कि बस अब तो मैंने कर लिया, मेरा तो हो ही जाएगा, तो फिर वो धीरे धीरे अपने स्टडी आवर्स को कम करते जाते हैं, तो वो एक मतलब डिसएडवांटेज होता है उन बच्चों का। और फिर एक ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स जैसे बहुत कम आ गए, तो फिर वो ऐसे लगता है उनको कि अब मेरा पढ़ना होगा ही नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में जैसे मैं सजेस्ट करूंगी, मेरा स्कोर इतना अच्छा नहीं था कि एवरेज स्कोर था मेरा, इतना भी अच्छा स्कोर नहीं था कि मतलब मेरा हो ही जाएगा डेफिनेटली। तो लेकिन मतलब मेरे को यही बोलते थे घर पे भी सब, और टीचर्स भी सब यही बोलते थे कि तुम्हें कंटिन्यूसली पढ़ना है। जैसे मान सर हमारे एक ही बात बोलते थे कि नंबर कितने भी कम आए तुम्हारे, तुम अपनी पढ़ाई को कंसिस्टेंट रखो, तो उसका सिलेक्शन फिर एक ये बहुत ज्यादा डिफरेंस बड़ा हो जाता है कि नंबर कम आ गए तो ओवरऑल वो डिमोटिवेशन हो गया, ज्यादा आ गए तो ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए। मतलब ना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में जाना है, ना डिमोटिवेट होना है, कंसिस्टेंटली अपना रेगुलर पढ़ाई करते रहो। अच्छा रिया, एक सवाल और मैं करूंगा कि आपके कुछ जूनियर्स हैं जो अभी नीट एस्पिरेंट हैं, तैयारी करने वाले हैं फ्यूचर में, तो उनके लिए मैं कि सिलेबस बहुत बड़ा है, आपका पेपर आता है उसमें सिलेक्टेड, तो क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, उस विषय में आपकी क्या राय है? सर राय तो मतलब यही है मेरी कि जैसे जैसे टीचर्स बोलते हैं ना, सब वैसे करते जाओ। ओवरऑल एट द एंड मैं वापस यही बोलूंगी कि टीचर्स पे ब्लाइंड ट्रस्ट करो और अपनी मेहनत पे भरोसा रखो। जैसे चाचा मुझे एक ही बात बोलते थे कि अपनी तरफ से 100% दो, सब यही बोलते थे मुझे कि अपनी तरफ से कोई कमी मत रखो, अपना पूरा 100% दो, तो फिर डेफिनेटली हो जाता है तुम्हारा। खैर मैं आपसे एक सवाल और करूंगा कि स्टडी का कोई आपने टाइम टेबल शेड्यूल कुछ बनाया है कि इतने बजे से इतने बजे मुझे स्टडी करनी है तो करनी है, ऐसा कुछ था आपका? नहीं, ऐसे मतलब फिक्स टाइम टेबल तो सर जैसे फॉलो नहीं होता था मेरा, लेकिन जैसे मतलब 3 मई वाला जो पेपर फिर कैंसिल हो गया था नीट वाला, तो फिर उसके बाद में री नीट के प्रिपरेशन के लिए मैं मतलब सुबह 6:30 के लिए बजे मैं कोचिंग के लिए लास्ट निकल ही जाती थी, फिर रात को मैं 8:30 ही आती थी। कोचिंग में हमें पूरी फैसिलिटीज प्रोवाइड करी गई थी सेल्फ स्टडी के लिए, डाउट काउंटर्स थे वहाँ, मतलब कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होता है, तो वहाँ आप पढ़ सकते हो। और बाकी यही कि खुद का इससे मतलब थोड़ा टाइम लेकर के बैठो कि मुझे 1.5 घंटा या फिर 3 घंटा इतना करना है, उसके बाद ही मैं ब्रेक लूंगी, तो उस तरीके से करना मतलब अच्छा होता है। तो मतलब लगभग आप कोचिंग के अलावा सेल्फ स्टडी को कितना टाइम दिया करती थी? सर वो ओवरऑल 6 से 7 घंटे, मतलब ज्यादा भी नहीं तो 4 से 5 घंटे तो हो जाते हैं, क्योंकि आप नोट्स को आकर के पढ़ते हो, फिर कोचिंग से आपको होमवर्क मिलता है वो करते हो, तो फिर इतना टाइम बन ही जाता है सर। अच्छा, मैं आपसे एक नया सवाल है कि इस बार पेपर जो है लीक हुआ और पिछला पेपर भी आपने दिया और ये पेपर भी दिया, इसके दौरान क्या देखते हैं? पिछला पेपर कैसा रहा आपका और इस पेपर में क्या अंतर देखिए? सर पिछला पेपर था मेरे 622 मार्क्स थे उसके अंदर, लेकिन उसमें मैं बॉर्डर लाइन पे थी, तो उसमें ऐसा श्योर नहीं था मेरा हो ही जाएगा, लेकिन ये पेपर मेरा ऑब्वियसली अच्छा गया और रैंक भी ठीक आई मेरी।
अच्छा, इसके अलावा कुछ नई बात जो वहाँ कोचिंग के बारे में आपको बार बार जो है अपनी ओर आकर्षित करती हैं, एक अच्छे स्टूडेंट्स को वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा लगता है, क्या विचार हैं आपके? सर कोचिंग में तो मतलब मेन रोल टीचर्स का होता है और खुद का होता है। टीचर्स जैसे पढ़ाई में मतलब 1.5 घंटे का हमारा लेक्चर होता था, तो उसमें भी तुम्हें बोर नहीं होने देते हैं वो बिल्कुल। मतलब बीच बीच में मजाक भी कर लेते हैं, बच्चों से क्वेश्चंस भी पूछ रहे होते हैं। और फिर उससे भी बड़ा कि ऐसा नहीं होता कि सिर्फ टॉपर्स पे ध्यान दिया जाएगा। जैसे मान सर, मदन सर और स्पेशली पीजी सर तो ऐसे थे कि तुम्हारे मार्क्स कितने भी आ रहे हैं तो वो तुम्हें इस तरीके से गाइड करते हैं कि तुम मतलब धीरे धीरे करके वो इम्प्रूवमेंट हो जाता है। टीचर से बात करना सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है यहाँ पे। जी। अच्छा, कई बार हो सकता है कि स्वास्थ्य कारणों से, अन्य कारणों से आप कोचिंग नहीं गए, तो उसके दौरान घर पे कभी शिकायत हुई हो आपकी कि भाई आज रिया क्यों नहीं आई कोचिंग, या फिर वो जो छूट गया जिस दिन पढ़ाया टीचर्स ने वो कवर करना? ये 2 सवाल हैं, इनके जवाब। सर बीमार तो मैं बहुत बार हो जाती थी, लेकिन ऐसे 1-2 बार मेरी कोचिंग में मिस हुई है तो तुरंत मान सर का फोन आ जाता था कि एक बार मैंने पेपर मिस किया था तो तब भी सर का फोन आ गया था कि पेपर क्यों नहीं दिया, तुम्हें पेपर देना था, क्लास क्यों मिस करी। और फिर उन चीजों को कवर करने के लिए तुम्हें मैटलैब मिलता है, तो मैटलैब के अंदर सारे वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड होते हैं, तो वहाँ आप कर सकते हो। और टीचर्स भी अगर उनके पास में टाइम होता है, अगर हम बात करते हैं तो वो थोड़ा टाइम निकाल करके वो चीज समझा भी देते हैं। अच्छा, मैं आपसे जानूं कि अन्य कोई स्टूडेंट हैं अभी जो है नीट की प्रिपरेशन करने के लिए एक अच्छी कोचिंग की तलाश कर रहे हैं, तो उनको कैसे गाइड करेंगी आप? सर मैं यही बोलूंगी कि तुम्हें वहां ज्वाइन करना चाहिए जहां तुम्हें ये हो कि टीचर्स पे तुम ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हो। वहाँ पे पेपर्स वगैरह जो भी है वो एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में हो, मॉड्यूल्स एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में हो, और मतलब 1-to-1 इंटरेक्शन भी आपका टीचर के साथ में हो सके, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब एक पूरे बैच के अंदर 250 बच्चे होते हैं, तो उन सबके बीच में एक साथ आप अपनी क्वेरीज को, अपने डाउट्स को डिस्कस नहीं कर पाते हो, लेकिन बाद में डाउट काउंटर होता है। अगर आपको टीचर से मिलना है तो आप स्पेशल टाइम लेके भी उनसे मिल सकते हो, तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि आपको अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाता है। और दूसरा कि देखना तो फिर सभी चीजें देखनी चाहिए, जैसे सिलेक्शन रेशियो भी मैट्रिक्स में जैसे 4,500 बच्चों ने पेपर दिया था और 700 प्लस बच्चों का सिलेक्शन है। बहुत बड़ी मात्रा में मतलब एमबीबीएस फ्यूचर डॉक्टर बन गए हैं। हाँ सर बिल्कुल। तो अन्य जो आपके जूनियर्स हैं उनके लिए मोटिवेशनल कुछ आपकी कुछ लाइनें? सर लाइनें तो ऐसा कुछ नहीं, बस मैं यही बोलूंगी कि ब्लाइंड ट्रस्ट करो टीचर्स के ऊपर और टीचर से इंटरेक्ट करते रहो। कोई भी प्रॉब्लम्स आती है अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने फ्रेंड्स से बात करो, क्योंकि फैमिली और टीचर्स के साथ साथ फ्रेंड्स का भी बहुत रोल होता है। जैसे मेरे सिलेक्शन में तो बहुत रोल है, प्रतिभा, कोमल, इन दोनों का ही बहुत रोल था। तो मतलब उनसे भी आप बात करते रहो लगातार और कंसिस्टेंट रहो, और डाउट्स को बिल्कुल पेंडिंग मत रखो। ऐसे जो भी डाउट है उनको मतलब तुरंत डिस्कस करो और तुरंत इनका सॉल्यूशन लो, क्योंकि डाउट्स फिर बढ़ते बढ़ते लास्ट में बहुत ज्यादा हो जाते हैं और फिर उस वक्त बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन होता है कि इतने सारे डाउट्स हो गए, अब क्या करना चाहिए। तो धन्यवाद। ये थी रिया जिन्होंने अपनी तैयारी के दौरान के अनुभव साझा किए हैं। हाँ, ये परिवार के जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करके इनके विचार जानते हैं, किस तरीके से उन्होंने जो अपनी लाडली बेटी को घर से दूर रखा और किन चुनौतियों में ये पढ़ाई जो है करने के लिए ये इनको एक तरीके से मोटिवेट करते रहे। इस विषय में बात करते हैं। जी, मैं गोपाल शर्मा, इस रिया का दादाजी तो वो बड़े भैया थे, मैं भी दादाजी लगता हूँ। और वैसे इसका पढ़ने के लिए बहुत पहले से ही बहुत इंटरेस्ट था। सेम स्कूल में इन्होंने मैट्रिक किया, इसके बाद में इनकी इच्छा हुई कि मैं डॉक्टर बनूं। जैसे भी मैं यहाँ नहीं होकर के सीकर पढ़ने का दिल है, तो सब ने मिल कर के, गार्जियन ने मिल कर के मैट्रिक्स स्कूल को वो किया, प्रोवाइड किया। मैट्रिक्स में जो है इन्होंने दिल लगा करके बहुत अच्छी तरह पढ़ाई की, और साथ साथ में पूरे परिवार का गाइडलाइन भी रहा। मम्मी को भी साथ में जाना पड़ा, छोटा भाई है उसको भी साथ में जाना पड़ा। मिल कर के जो है वहाँ में बहुत अच्छी तरह स्टडी किया। बीच बीच में गाइडलाइन जो है चाचा जो है राकेश, ये भी लेक्चरर होने की वजह से इनसे भी गाइडलाइन दिया। और मामा जो हैं डॉक्टर हैं, वहाँ में जयपुर में हैं, मौसा जी भी डॉक्टर हैं, उनसे भी गाइडलाइन बराबर मिलता रहा। तो बहुत अच्छे से इन्होंने मेहनत लगा करके, दिल लगा के पढ़ाई की, और हम लोगों को, पूरे परिवार को प्राउड है इसके ऊपर में कि आज भगवान की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से
इनका सिलेक्शन हो गया नीट में, और सभी को बहुत दिल में खुश है और हार्दिक शुभकामनाएं हैं इसके साथ में है। मुकेश कुमार शर्मा, रिया का चाचा हूँ। इस बच्चे की शुरू से इच्छा थी कि ये डॉक्टर बने, हालांकि मैं नहीं चाहता था ये इस लाइन पे जाए, लेकिन इसकी इच्छा की वजह से हमने वहाँ पे आगे मैट्रिक्स जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे भेजा। बहुत पहली बार सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ऊपर वाले का कि उसके आशीर्वाद के बिना तो कुछ भी नहीं। दूसरा, इनके मामा जी से संदीप कुमार शर्मा, वो भी प्रोफेसर है राजस्थान यूनिवर्सिटी में। इनके मौसा जी और स्पेशली मैट्रिक्स में जो मान सर हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन सब की मार्गदर्शन की वजह से आज बिटिया को सफलता मिली है। धन्यवाद। मेरी दीदी का सिलेक्शन हो गया तो मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि ये आगे बढ़ के और अच्छी डॉक्टर बने। थैंक यू। मेरा नाम दिव्यांश है, मैं उनका भाई लगता हूँ। मैं पहले से चाहता था कि वो डॉक्टर बन जाए। उनका डॉक्टर में सिलेक्शन होने के बाद मुझे खुशी हुई। बस इतना ही। मैं अलका शर्मा, रिया की मम्मी। भगवान का आशीर्वाद, पूरे परिवार का सहयोग और बिटिया की मेहनत जो हमें सबको आज ये दिन मिला देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मैं नयनतारा जोशी, रिया की चाची हूँ। जब से नीट का रिजल्ट आया है हमारे घर में तो खुशी का माहौल है। हमारी बिटिया ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है 3 साल तक। ये घर पे ही बहुत कम आई है, सीख कर रहकर ही इसने प्रिपरेशन की है और अभी एग्ज़ाम होने के बाद में ही महीने भर ये घर रुकी है। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि वी आर वेरी प्राउड ऑफ हर और आगे के लिए ये शुभकामनाएं हैं कि ये बहुत अच्छी डॉक्टर बने। थैंक यू। मेरा नाम अनीता शर्मा है, मैं रिया की चाची हूँ। मेरी ये लड़की वाकई में शुरू से बहुत मेहनत करती थी। मेन तो इसकी ये थी कि इसकी इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा थी और फिर ये डॉक्टर बनी तो मैंने इसे स्टार्टिंग से यही कहा था तो डॉक्टर बनना और हार्ट के डॉक्टर जरूर बनना। मेरे हार्ट की प्रॉब्लम है तो मैं इसको यही कहती रहती कि तू हार्ट के डॉक्टर बनना, और वाकई में इस लड़की ने वो कर दिखाया। आज हम बहुत खुश हैं। मैं रिया का अंकल अनुज शर्मा। जैसे मतलब कि सब ने वैसे तो स्पेशली बता दिया है, क्योंकि ये जो लड़की है इसने काफ़ी मेहनत की है और अगर देखा जाए तो जो छोटे बच्चे हैं इनको काफ़ी इंस्पिरेशन मिला इस चीज़ को लेके, और क्योंकि और भी बच्चे हैं घर के अंदर तो ये चीज़ें जो आगे बढ़ने के लिए जो भी इन चीज़ों को करने के लिए जो चीज़ें मिली हैं वो शायद मेरे हिसाब से अभी तक जो बच्चे हैं इनमें ये वाले फर्स्ट है। तो मैं इसके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ।